सियासत में फिर बदलाव। कांग्रेस सरकार के फैसलों की होगी जांच। तबादला उद्योग पर सरकार की टेढ़ी नजर। उपचुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले घपले घोटालों की फाइल खंगाली जा रही है। शिवराज सरकार पिछले 15 महीनों में कांग्रेस सरकार में लिए गए फैसलों की फहरिस्त तैयार कर रही है, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग, वेयर हाउस आवंटन और खास तौर से आखिर के 6 महीनों में लिए गए फैसलों की जांच कराने की तैयारी हो रही है। बीजेपी सरकार को आशंका है कि सरकार जाने से पहले तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कई गलत फैसले लिए और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तो यहां तक कहा कि राज्यपाल के पत्र के बाद भी कमलनाथ सरकार फैसले लेती रही। गवर्नर ने चिट्ठी लिख दी कि सरकार ने बहुमत खो दिया है और निर्णय हो रहे हैं और बड़े बड़े टेंडर जारी हो रहे हैं, ठेके जारी हो रहे हैं। ये जांच के विषय तो है ही, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि मंत्रियों का समूह बनाकर या MOS बनाकर इनके सबके कार्यकाल की जांच होना चाहिए। पूरी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही। पूरा पल्लव भवन दलालों का अड्डा बन गया। ट्रांसफर और पोस्टिंग की रोज सूची निकलती थी, टेंडरों की मोनोपोली हो गई थी। इन सब की जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें कामरी झगड़ा क्यों रही है? कांग्रेस कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की जांच ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा करेगा। शिवराज सरकार के इस कदम से प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। खबर है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मोबाइल वितरण योजना के टेंडर में जल्दबाजी दिखाने वाले 2 बड़े अफसर भी सरकार के रडार पर हैं। इस मामले को लेकर इंदौर के विधायक महेंद्र हार्डिया ने सीएम को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद कांग्रेस सरकार में हुआ मोबाइल टेंडर तत्काल रद्द कर दिया गया। उधर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार को आरोप सिद्ध करने की चुनौती दी है। मैं उनकी सरकार की चुनौती देता हूँ कि कांग्रेस की कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं या भ्रष्टाचार की उनको सबूत हैं तो जांच कराएं, कार्रवाई करें। अखबार में केवल मुँह चलाने से काम नहीं बनेगा, काम करके दिखाएं, भ्रष्टाचार सिद्ध करके दिखाएं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये कहावत राजनीति में खूब आजमाई जाती है। कांग्रेस ने भी सत्ता में आने के बाद बीजेपी के 15 साल के कार्यकाल में ई टेंडरिंग, संबल योजना और व्यापम जैसे घोटाले की जांच शुरू कर दी थी, लेकिन जांच ने रफ्तार पकड़ी ही थी कि कांग्रेस सरकार का तख्ता पलट हो गया। अब राज्य में बीजेपी सत्तासीन है और बीजेपी जैसे को तैसा वाला जवाब देने की तैयारी में है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के इस फंदे में कौन कौन फंसता है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार, और उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी तो फिर बात उठी थी बदलापुर की, और ये बात उठी थी कि साहब क्या क्या आपके समय हुआ है बीजेपी के रेजिम में, उसकी सबकी जांच होगी, सारी चीज़ें जांची परखी जाएंगी। और अब बीजेपी की जब सरकार आई है तो फिर ये बातें उठ रही हैं कि पिछली जो सरकार है उसके समय के ये मामले हैं, कुछ अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं, कुछ और बड़े कद के जो राजनेता हैं वो भी जांच के दायरे में हैं। क्या ये सियासत का एक बड़ा ऐसा पहलू है जो हमने 70, 80 और 90 के दशक तक देखा नहीं था? और मध्य प्रदेश में तो बेहिचक हम कह सकते हैं कि 2013, 12, 13 तक आप कह सकते हैं कि इस तरह का मंजर नहीं था। हालांकि 2003 में जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी को लेकर ज़रूर कुछ जांचों की बात बड़ी तेज़ी से उठी थी, लेकिन वो मसला भी बाद में आया गया हो गया। लेकिन अब ये चीज़ें किस तरह से आगे बढ़ रही हैं, क्यों आगे बढ़ रही हैं, और क्या अब ये सियासत का एक ऐसा पहलू हो गया है जिसके बिना राजनीति नहीं की जा सकती है, और क्या ये राजनीति उचित है, ये ठीक है, और सारे राजनेता बीजेपी और कांग्रेस के इस चीज़ को दिल से इंडोर्स करते हैं, दिल से इसका, हृदय से इसका समर्थन करते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? कई बड़े सवाल हैं और इन्हीं बड़े प्रश्नों पर आज का मुद्दा में बात करेंगे। मुलाकात कर लीजिए सबसे पहले उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, बल्कि इम्पॉर्टेंट पोर्टफोलियो देखने वाले वित्त मंत्री का तरुण भनोत जी। बहुत स्वागत करता हूं तरुण जी आपका। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक शरदेंदु तिवारी साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक
दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। दिनेश जी, सियासत बदलापुर की, और अब ये टर्म राजनीति में बड़ा एक्सेप्टेड नॉर्म में लिया जाने लगा है कि हाँ साहब अब ये तो होगा ही, ऐसा होता ही है, मैं इंतकाम लूँगा, जैसे हिंदी फिल्मों में हम सुनते थे। किस तरह देखते हैं आप अब ये जो बीजेपी की सरकार है, इसकी तरफ से भी जांच की बातें हैं, शुरुआत कहाँ से हुई या तो इसको देखना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत अगर किसी ने की भी है तो क्या इसका सिला इसी तरह दिया जाता है? किस तरह के विश्लेषण के सिरे आपके मन में है इस अहम मसले को लेकर? देखिए शरद जी, इन दिनों हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से ये जो बदलापुर की राजनीति है ये कुछ ज्यादा तेज हो गई। आप अपन जब तक मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो आप याद करिए कि 1993 में जो जगतपति कमेटी बनी थी जी, वो भोपाल की जो लैंड अलॉटमेंट के मामले थे, वो हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में जो विरोधी पार्टी के खिलाफ यदि कोई जांच की बड़ी शुरुआत हुई थी तो वो दिग्विजय सिंह जी ने शुरू की थी जी। आपको याद हो, को लेके बहुत सारे फिर इश्यूज हुए, लंबे टाइम वो जांच चली। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बाद 2003 में भी वो वही रिपीट हुआ कि आप जो है, हम जो SIDC का जो मामला देखते हैं कि जो कॉर्पोरेट फंडिंग और इस तरह का मामला आया था सामने औद्योगिक विकास निगम का, वो भी एक इसी तरह का मामला था। तो ये चलते रहते हैं। और ये कांग्रेस में तो ये जो पुरानी एक परंपरा रही है कि पिछले 6 माह के जो डिसीजन होते हैं सरकारों के, उनकी रिव्यू करने की एक परंपरा बहुत पहले भी रही। जब बोरा जी और अर्जुन सिंह जी के बीच में आने जाने का खेल लगा रहता था शरद जी, तब भी ये रिव्यू होता था। रिव्यू बहुत एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि हमको लगता है ये निर्णय हमको अपने राजनीतिक एजेंडे के हिसाब से सेट करना है तो हम रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन बदलापुर बहुत व्यापक है, मतलब आप उसके क्रिमिनल कोई जो है कार्रवाई करना चाहे, जैसे हमने ये देखा था कि वीरेंद्र कुमार शक्लेचा के लिए तो पूरा EOW बना दिया गया था, और वही EOW एक इंपॉर्टेंट जो है एक एजेंसी हमने देखी कि कमलनाथ सरकार में उभर कर सामने आई। जितने मामले थे वो जांच के लिए सब उनको दे दिए जाते थे, लेकिन अल्टीमेटली जांच कैसे, क्या हुआ उस जांचों का? यदि 15 महीने भी सरकार रही तो लोगों को प्रतीक्षा थी, क्योंकि परसेप्शन था सरकार के बारे में कि ये गड़बड़ी हुई, इस तरह की गड़बड़ी, जैसा 13 साल 14 साल 15 साल की सरकार में जो परसेप्शन होते हैं, वो राजनीतिक दल परसेप्शन पर ही चलते हैं। यदि मान लीजिए अब ये परसेप्शन है कि 15 माह की कमलनाथ सरकार ने कोई घोटाला जी, तो फिर आगे की स्थिति क्या बनेगी ये भी किया है, फिर जांच हो जाना चाहिए। क्यों एक जो है। जी हाँ, जी हाँ। चलिए, मैं तरुण भनोत जी का रिएक्शन लूँगा इस पर। दिनेश जी ने काफ़ी बखूबी कई सारे अहम मुद्दों को लेकर रिएक्शन उन्होंने पुराने संदर्भ भी निकाल कर सामने प्रस्तुत किए हैं। तरुण जी, एक बहुत संजीदा राजनेता की छवि लेकर आप आगे बढ़ते रहे हैं। इस पूरे मसले पर मैं चाहूँगा कि अगर कहीं एक भीतर का राजनेता भी बोले तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अच्छा है दिल के साथ रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी छोड़ दे, तो कभी सियासत छूट भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है। इस गुजारिश के साथ आपसे भी और शरदेंदु जी से भी मैं रिएक्शन लूँगा। पहले आपकी टिप्पणी। जी जी। शरद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो हमेशा पारदर्शिता की राजनीति की है, और ये बड़ा एक अच्छा, मैं तो इस कदम का स्वागत करता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि वो हमारे कार्यकाल की जांच करना चाहते हैं। करना चाहिए, और जनता के सामने बताना चाहिए कि उनने जो जांच की उसके बिंदु क्या थे, कौन से मुद्दे थे, क्या हमने जो आम जनता का, जिसमें शारदेंदु जी भी शामिल हैं, हमारे दिनेश भाई भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, अगर हमने मध्य प्रदेश के सब लोगों का बिना भेदभाव के पहले 100 यूनिट का बिजली का बिल 100 रुपये किया, तो इसमें क्या घोटाला हुआ, इसकी जांच होना चाहिए। हम लगातार दावा नहीं कह रहे हैं, हकीकत में आपके सामने आंकड़ों के सामने मैं ये कह रहा हूँ, पूर्व वित्त मंत्री के नाते ये कह रहा हूँ, सरकार के पास सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अगर हमने 25 लाख से ज़्यादा किसान भाइयों का कर्जा माफ़ नहीं किया तो उस घोटाले की भी जाँच होना चाहिए। अगर नहीं हुआ है और हम झूठ बोल रहे हैं तो, अगर हमने हमारी जो बेटियों की शादी में 27,000 रुपये मिलते थे उसको बढ़ाकर 51,000 नहीं किया, उसकी भी जांच होना चाहिए। अगर हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो गरीबों को 300 रुपये मिलती थी उसको अगर 600 रुपये नहीं किया, उसकी भी जांच होना चाहिए। साथ साथ में मैं एक सलाह और देना चाहूँगा, राजनीतिक रूप से नहीं, मध्य प्रदेश के ऊपर पिछले 15 साल में जब भारतीय जनता पार्टी का था शासन था तो बहुत सारे मुद्दे उठे थे, और बहुत कलंकित हम न सिर्फ देश में बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हुए थे, जिसमें से व्यापम एक था।
किस तरीके से उस जांच को समाप्त कर दिया गया, जिसके लिए हमने दोबारा कहा था कि जांच और शुरू भी की थी। उस जांच को भी अपने अंजाम तक नरोत्तम मिश्रा जी अब गृह मंत्री बने हैं ज़रूर पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मुझे यह भी विश्वास है कि सिंहस्थ घोटाला जो हुआ था 3-3 हज़ार रुपये की जहां एक प्लेट खरीदी गई थी, उसकी जांच को भी पूर्णता की ओर ले जाएंगे। हमने एक जांच और की थी और लगभग पूरी हो गई थी कि जो 750 करोड़ के मां नर्मदा के किनारे पेड़ पौधे लगाए गए थे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए, मैं भी उस जांच कमेटी का अध्यक्ष था और उससे संबंधित अगर कुछ कागज चाहिए हो तो वो भी ले ले, उसकी भी जांच को पूरा कर दे। जो हमारे कार्यकाल में हम जांच कर रहे थे, इंदौर का बहुचर्चित पेंशन घोटाला, उसकी जांच भी नरोत्तम भाई पूरी कर दे। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने आज कहा है, वैसे मैं करता नहीं हूँ पॉलिटिकल बात ज़्यादा, मैं पर ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, कोरोना से जुड़ा हुआ, लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ और मध्य प्रदेश के हर निवासी से जुड़ा हुआ मामला है। इसकी भी जांच नरोत्तम मिश्रा जी ज़रूर कराएं कि कोरोना को डरोना शब्द इस देश में और इस प्रदेश में किसने दिया था और ऐसा क्यों हुआ था कि जो तैयारी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने की थी उसका मजाक उड़ाया गया था। और मैंने ऑन एफिडेविट, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी एक याचिका लगाई और एफिडेविट मैंने सारे जवाब दिए हैं। 300 करोड़ रुपए हमने वित्त विभाग से निकाल के स्वास्थ्य विभाग को तैयारी जवाब ले लेता हूं शरदेंदु जी से। डरोना कहकर जिस व्यक्ति ने इस बीमारी का मजाक उड़ाया था, इसकी जांच अगर करा लेंगे नरोत्तम भाई तो निश्चित तौर पर उनका वो देखकर परेशान हो जाएंगे कि कितना एक घृणित काम इस प्रदेश में किया गया था। और मुझे विश्वास है कि ये भाजपा की सरकार उस व्यक्ति के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करेगी जिसने मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की जान के साथ खिलवाड़ आपने सुनी बात सीनियर लीडर कांग्रेस और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, पूर्व वित्त मंत्री मध्य प्रदेश तरुण भनोट जी की बात, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी की तरफ से? बड़े ब्याज स्तुति वाले अंदाज में उन्होंने तमाम मुद्दे रखे हैं सामने, क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया है बीजेपी? जी, मैं उनके प्रति पूरा सम्मान और आदर रखते हुए जी उनकी इस बात से सहमत हूं कि भ्रष्टाचार यदि कहीं भी हो तो उसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो किसी ने भी किया हो। जी और मेरा मानना है, मैं आपके जेस्चर को अप्रिशिएट करता हूं। भ्रष्टाचार के बिंदु में कई सारे गिनाने की कोशिश की है जी, हाँ, और उन्होंने कई सारे बिंदु गिनाए हैं। मुझे उम्मीद है कि उनको यह भी उसमें और कुछ जोड़ना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सरपंचों तक के ट्रांसफर हुए, वो कैसे हो गए, क्यों हो गए। रोज सवेरे दूसरी सूची, शाम को दूसरी सूची निकलती थी। वो भी राजनीति में है, मैं भी राजनीति में हूँ और हम जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग ट्रांसफर कराने। मैं तरुण जी को मैं लूंगा रिएक्शन। तरुण जी बात पूरी हो जाए, शरदेंदु जी की बात पूरी हो जाए, मेरा आग्रह है। जी जी जी, रिएक्शन नहीं है जी, इसको भी उनको जोड़ना चाहिए, करेक्शन है, करेक्शन जी जी, बिल्कुल पूरा मौका रहेगा चाहिए। जी जी, हाँ, मैं करप्शन की बात करना चाह रहा हूँ, जी, उसको भी इनको जोड़ना चाहिए। मैं 2-3 जगह धरने पे गया था जब कांग्रेस की सरकार थी। उमरिया में एक धरने पे गया था, एक उमराह नदी है, उमराह नदी की पूरी बालू खत्म कर दी गई। वहाँ जेसीबी बड़े बड़े लोगों के वो थे, मैं उसको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, बहुत बड़े कांग्रेस के लोगों से संबंधित लोग थे। उन्होंने पूरा का पूरा एक तरह से जैसे बड़े गनमैन लेके गए, वहाँ लोगों ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा, फिर वो फंस गई बाद में जेसीबी जाके और उसमें कई सारी मशीनें। ऐसा कई सारी नदियों में बहुत सारी जगहों पर अब बहुत ज़बरदस्त माफिया ने उत्खनन किया था। उसके विषय पर भी तरुण भाई मेरे साथ ही होंगे। मुझे उम्मीद है कि शराब में जो घर घर डिलीवरी पहुंचाने की बात थी और उस पर भी जो पैसा बढ़ाया था, वो वित्त मंत्री थे, उस पर भी वो मेरे साथ होंगे। मुझे उम्मीद है एक लैंड पूलिंग पॉलिसी लेकर आए थे, बड़ी अच्छी पॉलिसी के रूप में उन्होंने बताया था उसको। उस पॉलिसी में जिस तरह से ब्लैक मनी को घुमाने का प्रयास किया गया था, उसको कहेंगे तो मैं पूरा एक्सप्लेन भी कर दूंगा कैसे कैसे था वो, कैसे आपने रजिस्ट्री के रेट कम किए और 20% गिराने की बात कही, फिर उससे कितना कितना अंतर आया और जो भोक्ता है, जो खरीद रहा है, उसके ऊपर कितने अधिक लोड पड़ा था। जो ड्यूटी थी वो भी बढ़ा दी गई थी 75% से। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें भ्रष्टाचार की बू है। और चूंकि तरुण भाई मेरे अग्रज हैं, वित्त मंत्री भी रहे हैं, बहुत सारी बातों को जानते रहे हैं, ऐतिहासिक बातें भी बताते रहे हैं। यहाँ तक की बातें उन्होंने बताई जिन घोटालों की वो चर्चा कर रहे थे, उसमें कुछ को तो हाई कोर्ट ने भी नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार दिया है, पर फिर भी अभी वो विषय बनाने में कांग्रेस प्रयास करती रहती है।
ऐसे मुद्दों को भी उन्होंने उखाड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी इन बातों पर वो सहमत होंगे कि यदि कोई जांच होगी और उस जांच में यदि दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो हमें और उन्हें कोई दोनों को चिंता नहीं होनी चाहिए। सर, आप दोनों ने बहुत तथ्यों को सामने रखते हुए बात करने की कोशिश की है, लेकिन मेरी मंशा ये भी है, जो बशीर बद्र का एक बड़ा मौजूद शेर है कि दुश्मनी का सफ़र एक कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। क्या इस तरह का भी कोई जेस्चर है? आखिर भ्रष्टाचार की जांच के लिए लोकायुक्त है, ईओडब्ल्यू है, कागज़ों के साथ जाइए, और आगे जाना है तो और बड़े संस्थान हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो है, और न्यायालयीन व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है जो, तो उन सारी चीज़ों के लिए वो भी व्यवस्था है। मैं ये नहीं कहता कि इन सारे मामलों में भ्रष्टाचार की जानकारी कितनी है, क्या है, ये सब जांच का विषय है, चाहे दोनों ही सरकारों के समय की बात हो। लेकिन ये जो क्या एक प्रवृत्ति सी व्याप्त हो रही है, ये एक बड़ा मसला है। पहले दिनेश जी की एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं तरुण जी की तरफ आऊँगा, क्योंकि इस पर तो आप दोनों का वार प्रतिवार और उत्तर प्रत्युत्तर, आरोप प्रत्यारोप चलते ही रहेंगे। जी दिनेश जी, छोटी टिप्पणी आपकी, बहुत छोटी टिप्पणी है जी। शरद जी, क्या हो रहा है, हम कुछ मामलों में हम अब उत्तर प्रदेश की राह पे चल निकले हैं। आप देखिए कि जब वहां सरकारें बदला करती थी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, या बहुत जो आप भारतीय जनता पार्टी भी बीच में जब 80 के दशक में, 90 के दशक में थी, तब भी हमने ये देखा था कि ये इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती थी कि जो है अपने विरोधियों के खिलाफ जांच होती थी। लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम ये देखेंगे कि पिछले कुछ सालों से जो लोकायुक्त का एक्शन है वो हमको उतना नहीं दिख रहा जितना पॉलिटिकल लेवल पर दिख रहा है। आप याद करिए, तरुण जी तो उसी जबलपुर के, जो माड़ो ताल के स्कैम जो हुआ था, जब लोकायुक्त की रिपोर्ट आई थी तो मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े थे। तो भाई ये जो राजनीति में एक्शन होने के बजाय ये जो एजेंसियां हमारे यहाँ है, जो हमारे यहाँ, हम इनको सफेद हाथी बनाने के बजाय इनको काम क्यों नहीं करने देना चाहते? और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर, जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत। तरुण जी, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन मैं फिर कहूँगा आप दोनों ही संजीदा और युवा राजनेताओं से कि आपकी रिएक्शन इस पर भी आनी चाहिए कि भैया कब तक चलेगा ये और क्यों चलेगा ये। वो गले मिलना, वो मोहब्बत करना, ठीक है, बड़ी कड़वाहट हुई है, हम समझते हैं। नहीं ये जी बोलिए तरुण जी। जी नहीं, कोई कड़वाहट नहीं है, ये राजनीति है। और हाँ, हमें ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि मध्य प्रदेश का राजनीतिक इतिहास और परिदृश्य जो पूर्व में रहा है, बड़ा साफ सुथरा रहा है, ऐसा कलंकित नहीं रहा है। पक्ष विपक्ष की राजनीति तो होती रही, जो इस बार घटा है ये मध्य प्रदेश के इतिहास को, गौरवमयशाली इतिहास को थोड़ा बहुत कलंकित करता है। और ये मैं इस समय इसकी बात पॉलिटिकल ज़्यादा इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि अभी एक संक्रमण से हम सब परेशान हैं। ये चुनाव होने हैं, उपचुनाव, उसमें बात होगी, विधानसभा लगेगी, सदन में बात होगी। शारदेंदु बहुत अच्छे नेता हैं और हमारे छोटे भाई के जैसे हैं। उनने एक मुद्दा उठाया और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बड़ा गंभीर मसला था। मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 15 सालों से आरोप लग रहे थे कि जो रेत का माफिया है, जो खनन माफिया है, ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है और चोरी हो रही है और नदियों का अवैध उत्खनन हो रहा है। शारदेंदु भाई, हमने माँ नर्मदा पे मशीनों से उत्खनन पे पूरी रोक लगाई। और आपको एक बात कहना चाहूँगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि कहीं कोई अगर चोरी कर रहा होगा तो उसके ऊपर प्रशासन कार्रवाई न करे, ये हमारी सरकार ने आदेश दिए होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता। बहुत सारी कार्यवाहियाँ हुई। आप एक विधानसभा का प्रश्न लगाइए, आपको देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा काम जो हमने मध्य प्रदेश की जनता के हित में किया वो ये किया कि हमने सैंड की पॉलिसी को चेंज किया। शरद जी, आप रिकॉर्ड पर देख सकते हैं, जहाँ से 160 करोड़ रुपये सालाना टोटल रेवेन्यू प्राप्त होती थी, हमने उसकी पॉलिसी को चेंज किया, पारदर्शी पॉलिसी बनाया और सिर्फ अमानत राशि के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार के पास में हम 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा छोड़ कर आए जी। और कुल जो राजस्व की रेवेन्यू की वसूली होना थी वो 1400 करोड़ रुपए सालाना होनी थी। तो 160 करोड़ से अगर 1400 करोड़ हमने 15 महीने के अंदर पहुंचाया तो मैं सरकार की विफलता नहीं, इसको सफलता मानता हूं। और ये सफलता भी नहीं, ये तो एक सरकार का कर्तव्य बनता है। दूसरी बात उठी शराब की। शारदेंदु, आप छोटे भाई हैं, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूं। इतनी व्याकुलता किसमें दिख रही है शराब की दुकानें खोलने के लिए? हमने पिछले 15 साल की जो पॉलिसी थी उसको बदला और उसका फल ये निकला। आप विधानसभा में फिर जाकर देख सकते हैं, आप तो एक सम्मानीय विधायक हैं, कि 17-18 में क्या रेवेन्यू प्राप्त हुआ था, 18-19 में क्या रेवेन्यू प्राप्त हुआ था शराब से, और 19-20 में क्या हुआ था, और 20-21 में अगर ये कोरोना का इफेक्ट नहीं होता तो क्या आना था।
लगभग सिर्फ 1 वर्ष के अंदर, क्योंकि मैं खुद उस समिति में था और मैंने बैठकर उसमें अपनी भूमिका निभाई थी, हमने शराब का रेवेन्यू भी सिर्फ 6 महीने के अंदर, जब हम सरकार में आए थे, हमने 900 करोड़ रुपए बढ़ाया। और शारदेंदु, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक भी दुकान नहीं बढ़ाई थी, कोई दुकान नहीं बढ़ाई गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आपसे, आप जाकर विधानसभा से और विभाग से पता कर सकते हैं, आबकारी विभाग से। जो गलत होता है, ये आप शरद जी कह रहे थे, मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ। दिनेश भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही, ऐसा हुआ कांग्रेस के शासन में ही आरोप लगते थे, एजेंसियां जांच करती थी, और हमारे उस समय की तत्कालीन सरकारों में मंत्रियों को इस्तीफे देने पड़े थे। एजेंसियां मजबूत होनी चाहिए, और ये जो भावना है कि सरकार में जो है वो दूसरे का नुकसान करेगा, व्यक्तिगत स्तर पर जाकर राजनीति करेगा, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि आज आम जनता का राजनीति के ऊपर से विश्वास उठते जा रहा है। हम सब भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, भारत माता के लाल हैं, मिलजुल कर रहे, और जिसको जब जो दायित्व मिले उसका ईमानदारी से कर्तव्य से निर्वहन करें, तो ऐसे आरोप लगेंगे ही नहीं। और ये बदलापुर शब्द सुनने में ही इतना बुरा लगता है, बिल्कुल ठीक कहा। अगर कोई काम आगे करे तो इससे निंदनीय और घटनीय सोचने कोई बात नहीं। और मुझे लगता है कि जनता की निगाह में वो खड़क सिंह वाली जो कहानी है कि अगर इस तरह से चीज़ें चलेंगी तो माफ़ कीजिएगा, जनता के मन में भी संदेह पैदा होगा कि ये भ्रष्टाचार की बात है या फिर सियासत के बदलापुर की बात है, कि एक परेशान करने के लिए दूसरे पर अटैक करता है, और दूसरा जब सत्ता में आता है तो पहले को पकड़ता है कि तुमने हमें छेड़ा, और छेड़ा है तो अब छोड़ेंगे नहीं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं राजनेताओं की और राजनीतिक संगठनों की और सरकारों की डिग्निटी पर भी कहीं मुझे लगता है कि, अगर मैं कोई गुस्ताखी कर रहा हूँ तो माफ़ कीजिएगा, कि वहाँ भी एक क्वेश्चन बनती है। शरदेंदु जी, वक्त कम है, एक समग्र टिप्पणी आपकी इस पर। जी, क्या कहेंगे? जी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार पर तो रोक लगनी ही चाहिए, पर जैसा अभी शराब के बारे में बता रहे थे कि रेवेन्यू आया है, मैं ये नहीं कह रहा था कि आपने दुकानें बढ़ाई हैं। मेरा निवेदन केवल इतना था कि आपने दुकानें घर घर खोलने की अनुमति प्रदान कर दी थी, होम डिलीवरी की बात की थी। जहाँ तक रेवेन्यू के बढ़ने की बात है, तो यदि माननीय चूंकि वित्त मंत्री जी तो सदन में थे और मैंने वाणिज्य कर पर एक रिप्लाई दिया था विधानसभा में, तो उसमें मैंने स्पष्ट बताया था कि दिग्विजय सिंह के काल से लेकर और अभी तक में रेवेन्यू कितना इस एक्साइज में बढ़ा था। करीब 25 गुना रेवेन्यू की में वृद्धि हुई थी दिग्विजय सिंह जी के काल से लेकर अब तक, और वो एक प्रक्रियागत था। बाद में आपने घर घर दुकानें खोलने की बात कही, तो उससे यहाँ तक बात आ गई थी कि महिलाओं के लिए अलग से शराब की दुकानें खोली जाएंगी। खैर, जहाँ तक बालू का प्रश्न था, तो मैं जिस विधानसभा से आता हूँ वहाँ से कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे, उनके खिलाफ मैं लड़ा हूँ, और सोन नदी हमारे वहाँ से जाती है, मुझे वो सियावल से होते हुए मिर्ज़ापुर निकलती है। उस नदी में इस दौरान कितना ज़्यादा उत्खनन हुआ है, ये इसका मैं गवाह हूँ। चूँकि नर्मदा जी का उस तरह से उत्खनन हो सकता है जबलपुर के आसपास के एरिया में ना रहा हो, तो उतना वास्तविकता से थोड़ा अनभिज्ञ हो आदरणीय तरुण जी, पर जबरदस्त रूप से माफिया के पे कार्रवाई के नाम पर माफिया अंदर अंदर सक्रिय हुआ था। आप हो सकता है ना समझ पाए हो, आपकी प्रकृति थोड़ा अलग है, तरुण जी थोड़ा अलग प्रकृति के नेता हैं, पर इनकी पार्टी के जो अन्य लोग हैं उनका किस तरह का करना धरना था ये मुझे मालूम है, हम लोगों ने बहुत नज़दीक से उसको देखा है। फिर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही थी, ट्रांसपोर्टर्स ने चक्के गिन के पैसा लेने का बिना रसीद के आरोप लगाया था, और उस समय विधानसभा चल रही थी। अब आप ये सोचिए कि कितने बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन बॉर्डर के नाकों पर हो रहा था, समय की सीमा है, जो बॉर्डर पे एकदम प्रदेश, तो उस वो पैसा कहाँ जा रहा था, इन सब की जांच होनी चाहिए। और इस विषय पर मुझे लगता है तरुण जी मेरे साथ सहमत है, और मैंने रेवेन्यू की बात की इज्जत भी करता हूँ। जी जी, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों राजनीतिक दल ये आरोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि ये आरोप इस सिरे की तरफ भी जाता है कि एक की सरकार होती है तो संरक्षण रहता है, और दूसरा ये विपक्ष की गरिमा को भी अंडरमाइन करता है कि क्या विपक्ष इतना ताकतवर नहीं है कि अगर वो भ्रष्टाचार के ये मामले होते हैं तो उसके पास बहुत सारे माध्यम हैं
क्या विपक्ष इसी पर निर्भर करता है कि एजेंसियां ही जांच करेंगी? उसके पास बहुत सारे चीज़ें हैं जिनके ज़रिए वो अप्रोच करके इन मुद्दों को एजेंसियों तक भी ले जा सकता है, मीडिया तक ले जा सकता है, न्यायालय तक ले जा सकता है। लेकिन ये लड़ाई क्या ज़ुबानी जंग में ही बदल जाती है? और जब सरकारें बदलती हैं तो फिर बात एक दूसरे पर गंभीरता से या तो मुद्दों को क्या डाइवर्ट करने के लिए ये आरोप लगने लगते हैं, या फिर इनमें सच्चाई तो होती है लेकिन जिस किस्म का एक साहस इसके खिलाफ लड़ाई के लिए चाहिए, क्या वो साहस राजनीतिक दलों में है? कई बड़े सवाल अभी भी मुझे लग रहा है छूट रहे हैं। इन सवालों पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये ठीक नहीं है। भ्रष्टाचार कहीं भी है, कैसा भी है, वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि इसके लिए खुद उस पार्टी की तरफ से आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये नासूर बनकर बाद में उस राजनीतिक दल को भी बहुत परेशान करता है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक दल संजीदा हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को और आगे इसको दूर करने की तरफ भी बढ़ेंगे। बहरहाल बहुत धन्यवाद तरुण जी, धन्यवाद शरदेंदु जी और धन्यवाद दिनेश जी। नमस्कार।